देखो, अरावली पर्वत है यानी इसके बारे में। और इसकी उत्पत्ति के बारे में अपन ने लिखा था कि कौन से महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प है यानी इसमें। और कौन सी हलचल में हुई? आर्कियन है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, चर्नियन जो हलचल आती है, यानी उस चर्नियन हलचल में इसकी उत्पत्ति होती है। आज से कितने करोड़ वर्ष पहले, यानी 65 करोड़, कि 65 करोड़ वर्ष पूर्व है यही इसकी उत्पत्ति होती है। इसका ओरिजिन के बाद अपन इसका जो विस्तार है यानी इसके बारे में अपन लिख रहे हैं। और विस्तार इसका एक राज्य में न होकर के कई राज्यों में इसका आपको विस्तार देखने को मिलेगा। ये सतत श्रृंखला नहीं है, ये जो खंडित रूप में आपको बता सकते हैं कि जैसे ये अपना भाग दक्षिणी जो भाग है, यानी इसमें फिर भी ये क्या है, एक सतत श्रृंखला के रूप। ये पूरा जो भाग है इसका, तो ये गुजरात में भी है। और इसके बाद कौन सा राज्य हो गया? राजस्थान। और हरियाणा। और हरियाणा के बाद कौन सा हो गया? दिल्ली। यहां तक इसका विस्तार है। गुजरात में हमने लिखा कौन सी जगह आती है? पालनपुर। और दिल्ली में कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। यहां तक कि इसकी कुल जो लंबाई आती, कितने किलोमीटर है? 652। मतलब लगभग 700 किलोमीटर या 600 किलो, लगभग कितना हो गया? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर इसकी। तुम्हारे थर्ड ग्रेड में आया हुआ कि उसे नहीं? जब वो जिला परिषद के माध्यम से होती थी उसमें अरावली की लंबाई है, तो अरावली की लगभग लंबाई कितनी हो गई? 700 किलो। 600, 700, 800, 900 दे देते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है लगभग 700 किलो। और इसमें से हमारे राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? 550। मतलब जो यहां पर सिरोही का क्षेत्र आता है और खेतड़ी सिंगाना जो नीम का थाना का एरिया आता है, यही वहां तक इसका जो विस्तार है, यानी 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई। यहाँ एक जगह सिरोही का आता है, यानी जो गुजरात का अंतिम गांव यानी खेड़ ब्रह्मा है, वहां से लेकर खेतड़ी सिंगाना तक है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर आती है? यानी 550 किलो। तो इसका मतलब सर्वाधिक विस्तार इसका कौन से राज्य में हो गया? राजस्थान है, इसमें आता है। ये तो अपन ने इसका जो विस्तार है यानी इसके बारे में, तो अरावली का विस्तार ये सही लिखा नहीं था ना अपन ने? यह लिख लिया था? तो लिखो अरावली का विस्तार लिख करके। अरावली का विस्तार लिखो। यह है गुजरात, राजस्थान, यह है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली में फैली हुई है। हरियाणा, दिल्ली में फैली हुई है।
गुजरात में पालनपुर से, गुजरात में पालनपुर से दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक है इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 'खेड़-ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी सिंगाना, खेड़-ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी सिंगाना नीमका थाना में, हाँ, नीमका थाना तक ही 550 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर हो गई? 550। तो इसका मतलब अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर हो गया? कि राजस्थान है, यानी यहां पर इसका सबसे ज्यादा विस्तार। तो ध्यान रखना, अरावली एक सतत श्रृंखला नहीं है। सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। ये डिसकंटिन्यूटी है इसमें, बीच बीच में क्या है, यानी जो खंडित अवस्था के अंदर है ना, तो ये सतत श्रृंखला के रूप में ये बना लिया था ना तुम? नहीं बनाया था? पहले एक बार ये बना लो। कलर नहीं बढ़ना है तुम्हें, हाँ ऐसे बना देना। अब जैसे इस अरावली का जो सुदूर दक्षिणी भाग है, ये अरब सागर में भी, अरब सागर में जैसे आपने लक्षद्वीप का नाम सुना है। लक्षद्वीप तो एक कोरल द्वीप है, लेकिन ऐसे कई सारे द्वीप हैं। एक कटक है पहाड़ी जो जल में डूबी हुई है, उसका नाम आता है कार्ल्सबर्ग। कटक पहाड़ी को ही बोलते हैं। जो जलमग्न पहाड़ी होती है उसको क्या कह दिया जाता है? कटक के नाम से जानना आता। पहाड़ी रिज जिसको अपन बोल देते हैं, कटक है, यानी इसके नाम से उसको जानना आता। तो ये अरब सागर है, यानी इसमें कि जो पहाड़ी का भाग आता है, तूने कौन सा लगा दिया है? अरे ये नहीं लगाना था। तो ये इतना नीचे ये क्या किया तुमने? तो वो मैं ऊपर चढ़ गया तो नीचे उतार रहा है वापस।
अब जैसे ये गुजरात का भाग हमने, राजस्थान, हरियाणा, और ये राष्ट्रीय राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली। इसका सुदूर दक्षिणी भाग है, यानी वो अरब सागर में। ये यहां जो अरब सागर का भाग आता है, यहां पर एक कटक आता है जिसका नाम है कार्लसबर्ग कटक। इस कार्लसबर्ग कटक की जो चट्टानें हैं और अरावली की जो चट्टानें हैं उसमें समानता पाई जाती है, सेम तरह की चट्टानें कि कार्लसबर्ग कटक है, और ये जो अरावली की चट्टानें हैं उसमें। तो कुछ लोगों का, विद्वानों का, भूगर्भ शास्त्रियों का नहीं मानना है, विद्वानों का, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, विद्वान होते हैं। अपन भी उन श्रेणी में आ सकते हैं कभी भी। हाँ, विद्वान कभी भी बन सकता है, गलत थोड़ी है। अरे विद्वान बनने के लिए डिग्री थोड़ी चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, ज्ञान देने वाला चाहिए, कितना बना सकता है अगले को, है ना, वो है। तो उन विद्वानों ने कहा है कि ये अरावली है हमारी, ये अरब सागर में भी, इसलिए इस अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अब वो विद्वान अब तक मां नहीं ढूंढ पाए बस, हाँ मां नहीं ढूंढ पाए। देख लेते तो पिता पिता ही ढूंढ पाए हैं, तो विद्वान लगे हुए हैं, अब ढूंढेंगे, टाइम तो लगेगा ना उनको। तो अब इस मामले में तुम ही कर सकते हो कोई बड़ा काम हुए तो, क्रांतिकारी। हाँ, तो ये अरावली का, इसको अरब की, ये इसमें हो गया कि अरावली का सुदूर दक्षिणी भाग, सर्दन जो पॉइंट आता है, सुदूर दक्षिणी भाग है, यही वो कहां पर हो गया? अरावली का, अरब सागर में। अतः अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है? पिता के। तो एक लाइन लिखिए, देखो, अरावली का सुदूर दक्षिणी भाग है, अरावली का सुदूर दक्षिणी भाग है, अरब सागर में है। अरावली का सुदूर दक्षिणी भाग अरब सागर में है। अतः अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का पिता कहते हैं। अब ये अरावली जल विभाजक का कार्य करती, ये राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जल विभाजक का कार्य करती। किस प्रकार से जल विभाजक का कार्य कर रही है? तो जैसे ये उत्तराखंड है, इसमें गंगोत्री जो जगह आती है, यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या हो गया? गंगा। यही जो यमुनोत्री का क्षेत्र आता है, यहां से भी एक नदी निकल रही है। ये जैसे गंगोत्री का क्षेत्र है, ये यमुनोत्री का जो क्षेत्र आता है, यहां से जो नदी निकल रही है, यानी वो कौन सी होगी? यमुना। और इनका जो जल है, यानी कहां पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी। इधर से जैसे ये चंबल भी इसमें आकर के मिल जाती है। चंबल में अरावली से निकलने वाली नदी भी आती है, जिसका नाम क्या हो गया? बना। मतलब ये जितने भी नदियां हो, इन सब का जल कहां पहुंच रहा है? बंगाल की खाड़ी। इसके बाद अगला, जैसे ये मानसरोवर, तिब्बत का जो क्षेत्र आता है, यहां से एक नदी है, उस नदी का नाम आता है सिंधु नदी। सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम भी आती है, चिनाब भी है, रावी नदी भी आती है, और इसके साथ में एक व्यास, और व्यास के बाद में एक नदी है जिसका नाम आता है सतलुज, और यहां पर हमने लिखा है व्यास।
इनके बीच में यही अरावली पर्वत है। राजस्थान में तो करती ही करती है, लेकिन भारत में आप देखेंगे तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये जल विभाजक का कार्य करती है। ये सतलुज व्यास के मैदान को किससे अलग करती है? गंगा यमुना के मैदान से अलग करती है। हमारे भारत में जैसे बनास, ये इधर अपन देखें लूणी नदी होगी, लूणी बनास के बीच में राजस्थान में तो यही है। लेकिन भारत में आपको ध्यान, सतलुज व्यास है, इसको किससे अलग कर रही है? गंगा यमुना से। या आप ये कह सकते हो सिंधु नदी तंत्र को गंगा नदी तंत्र से अलग करती है। नदी तंत्र का मतलब होता है नदी और नदी की सहायक, जितनी भी आएगी वो सारी सिंधु नदी क्रम में आएगी। इधर अगर गंगा नदी क्रम लिख दिया तो ये सब गंगा नदी क्रम में आने वाली, और इसकी कई सारी जो सहायक नदियां होती है। अतः अरावली है ये किसका कार्य करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। यानी किसके बीच में जल विभाजक का कार्य है? तो सतलुज व्यास के बीच और गंगा यमुना है, यानी इसके बीच में जल विभाजक का भी क्या कर रही है? कार्य। तो एक लाइन लिखो, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला सतलुज व्यास, सतलुज व्यास के मैदान को गंगा यमुना के मैदान से, सतलुज व्यास के मैदान को गंगा यमुना के मैदान से अलग करती है। अर्थात यह है भारत में जल विभाजक का कार्य करती, जल विभाजक का कार्य करती। तो सतलुज व्यास को किससे अलग करती है? गंगा यमुना। जैसे हमारे भी, आपको मैंने बताया जब घग्गर प्रदेश अपन ने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि पहले इस क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती थी? सतलुज और व्यास। तो सतलुज व्यास का संबंध अपने मरुस्थल से है। यह मरुस्थल मैदान ही था पहले, ये तो जलवायु शुष्क होने से किसमें तब्दील हो गया, यानी मरुस्थलीय जो क्षेत्र आता है यानी इसमें, और ये इनको अलग करने। तो कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। ये अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। नंबर 1 अपन ने लिख दिया चंबल बनास और गंगा यमुना। दूसरा सतलुज व्यास और गंगा यमुना। तीसरा बनास बेड़च और गंगा यमुना। तीसरा चंबल बनास बाण गंगा गंभीर। यह है कि अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। तो बताइए किसके बीच में जल विभाजक का कार्य?
ए बी सी डी में से कौन सा होगा? बी होगा ना? हाँ, सतलुज, व्यास और गंगा यमुना। मतलब वही हो गया, पूर्वी मैदान को मरुस्थल से भी अलग करने का काम कर रही है। तो ध्यान रखना, तुम क्या कि एक ही चीज रट करके जाते हो, वो रट करके जाते हो, अगर वो सेम टू सेम आ गई तब तो तुम सही कर देते हो, और थोड़ा सा ही घूमते ही तुम खुद घूम जाते हो बाद में। हाँ, फिर तुम वही काम करके आते हो जो तुम्हारे को अच्छा लगता है, और तुम्हें अच्छा लगता है वो अगले को अच्छा नहीं लगता। हाँ, यही तो है। क्या होता है कि जब पेपर सेटर होता है, ये क्वेश्चन इसीलिए तो आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ कि देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन, इसमें ज्यादातर छोरे यही करके आ जाएंगे। हाँ, ज्यादातर यही करके आते हैं। उनको पहली बात तो जल विभाजक का पता होना चाहिए कि एक अरब सागर में जा रहा है और एक कहां पर है, बंगाल। वो जल विभाजक होता है। सेम जगह अगर पानी जा रहा है वो जल विभाजक नहीं होता है। इधर अपन ने जो ये चित्र बनाया, ये आपको मैंने बताया था, तो ये यही था कि इधर बंगाली खाड़ी है और ये भाग किसका हो गया, अरब सागर, जिसको अरावली का हम क्या कहते हैं, यानी पिता है, यानी इसके नाम से इसको जल विभाजक। हालांकि नदियां अपन पढ़ेंगे उस समय और आएगा, लेकिन पहले से अपने को ध्यान होना चाहिए कि ये जल विभाजक है, यानी इसका कार्य करता। अब अरावली ये जल विभाजक है, यानी इसका जो विस्तार क्या क्या काम में आ रही है, यानी इसके बारे में। अगला दूसरा देखो कि ये पश्चिमी राजस्थान और ये कौन सा राजस्थान हो गया, पूर्वी राजस्थान। दोनों की जलवायु समान या असमान? समान है या असमान? असमान। तो क्या पश्चिम, इनके बीच में दोनों की जलवायु में सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, इसके पीछे कारण क्या है? अरावली। तो क्या ये जल विभाजक के साथ साथ में जलवायु विभाजक का कार्य करती, बोलो, या नहीं करती है? करती। अब अगला क्या कर देगा कि जैसे अरावली के संबंध में कौन सा कथन गलत है, उसमें एक ये भी लिख देगा कि अरावली जलवायु विभाजक का कार्य करती। अरावली पुरानी पर्वतीय श्रृंखला है जो रेसिड्यूल यानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। इनमें से गलत कौन सा है, बताओ? कोई सा ही नहीं है, दोनों ही क्या है, सही। लेकिन दिमाग लगाए हैं, जल विभाजक ही करती है, जलवायु विभाजक का कब करने लगी। हाँ, ऐसा करेंगे, अरे ये गलत है जलवायु। अरे मूर्ख को समझना है, जलवायु विभाग पश्चिम और कौन सा हो गया, पूर्व। ये किसका कार्य कर रही है, जल। जब पेपर सेटर पेपर बनाता, तुम्हारे नोट्स उसके पास पहले ही होते हैं। जो मैं लिखवा रहा हूं ना, वो तो उसके पास पहले होंगे। हाँ, वो इनको देख के बनाएगा, उनको पता है वो तोते हैं, उन तोतों को केवल राम राम ही बोलना आता है ना, और कुछ बोलना नहीं आता। उल्टा कर दो इसे थोड़ा सा, वो अपने आप गिर जाएंगे कि हाँ। वो थोड़ा सा, मैंने जल विभाजक लिखा, वो कहे इसकी जगह जलवायु विभाजक लिख देगा, तुम उसको गलत करके आ जाओगे, वो क्या है, सही। तो लिखने से सिलेक्शन नहीं होता है, समझना है इसका, कहाँ कितना किस तरीके से आपको पूछ सकता है ना, एक एक चीज को। तो अगला ये, अब देखो कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो अरावली है, ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो इस अरावली का अध्ययन भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। और सबसे पहले 1935 में इसका अध्ययन A.M. हिरोन ने किया। किसने किया था? A.M. हिरोन। 1935 में। हमारे पढ़े लिखे नहीं होते थे, जानते नहीं थे पढ़ाई भी, कोई चुनिंदा लोग क्या थे, पढ़े हुए हुआ करते। और उस समय ये लोग अरावली का क्या कर रहे थे, अध्ययन। दूसरी बात, हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजी मजे ले रहे थे, यहां पर अध्ययन भी अपनी चट्टानों का क्या करके चले गए, अध्ययन भी करके। सारी जो चीजें उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है ना। तो अब भी अपन देख रहे हैं, अध्ययन वही करते हैं सबसे ज्यादा, जो सेल्फी नहीं लेते हैं। अपने को तो कोई गोल बाठा दिख जाता तो उसके साथ आते हैं, घूमते अंग्रेज आते हैं ना घूमने के लिए। हाँ, तो उनको देखना, कभी वो सेल्फी वेल्फी लेते हुए नजर नहीं आएंगे तुम्हें। वो घूमने के लिए आते, टूरिस्ट वीजे के लिए आते हैं, लेकिन वो इतना ज्ञान लेके चले आते हैं, फिर उस पर किताब लिख देते हैं। वो किताब आती है अंग्रेजी में, फिर अपने थोड़े ठीक ठाक आदमी होते हैं उसको हिंदी में रूपांतरित कर देते हैं, फिर आपको पढ़नी पड़ती है।
हमें पढ़नी पड़ती है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी में रूपांतरित है और लिखी हुई तो अंग्रेजों की है। कर्नल टोड का नाम सुना ही है तुमने? हाँ, उसने ही लिखी है बहुत सारी चीजें तो, जिसको आज पढ़ रहे हैं अपन, वही थे ना। अपने किसने लिखी है? अपन तो कहते हैं वो हम ये इतने बड़े विद्वान थे, ये थे हमारे पूर्वज बहुत बड़े विद्वान। तो कोई ग्रंथ लिखा तो नहीं तो कोई, मैं तो हाँ दो तीन चीजों का नाम ले देते हैं कि बस वेद और पुराण और वो हैं, इसका वो समझ में नहीं आ रहे क्या अभी, है ना। इन बाकी के लोगों का भाई, पहला जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास था जो गारसा देतासी ने लिखा था, जो फ्रांस का रहने वाला आदमी था, हिंदी का इतिहास लिखने वाला पहला आदमी ये था। दूसरे नंबर पे फिर ग्रियर्सन था। तीसरे नंबर पे मिस्र बंधु ने हमारे लिखा था। उससे पहले विदेशी अपनी भाषा पे इतिहास उन्होंने लिखा है, वो था ना, हमें तो पता ही नहीं था ना। तो अपने को तो क्या चढ़ाया जाता गया आज तक, कभी किसी ने चढ़ा दिया, कभी किसी ने चढ़ा दिया। वो नीम के कौन से झाड़ पे कहते हो तुम, है ना। हाँ हाँ, इससे अपन का हो हमारे पास बहुत विरासत तो थी कहाँ, ये तो बताओ एक में नहीं रोल दिख रहा है मुझे। आर्यभट्ट का वो जीरो जरूर दिख रहा है, उससे आगे नहीं गया आज तक, वो है ना, वो उन्होंने किया ना। तो ये ए एम हिरोन की राजस्थान में जो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प आता है, एरा है, इन चट्टानों का अध्ययन किसने किया? ए एम ए हिरोन। तो लिखिएगा आप आगे। लिखो, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों का अध्ययन, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों का अध्ययन सर्वप्रथम ए एम हिरोन सर्वप्रथम अध्ययन ए एम ए हिरोन ने किया। सबसे पहले अध्ययन किसने किया? ए एम ए हिरोन। इनके द्वारा प्री कैम्ब्रियन महाकल्प है, यानी इनका अध्ययन किया गया। अब इस अरावली का जैसे विस्तार अपन ने ये लिखा कि क्या क्या इसका जो विस्तार है, इसके साथ ही इसके कई सारे उपनाम भी रहे हैं। उपनाम कई अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नामों से जाना आता है। उपनामों में जैसे कि नाम था मेरू पर्वत, जो आपको मैंने शुरू में ही बताया था, मरु मेरू और माल, वो उसमें मेरू इसी का नाम था। और इसका क्या नाम दिया गया? सुमेरु पर्वत, कि मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत। और इसके अलावा आप इसका नाम था पारियातर। पारियातर, परिपत्र नहीं है, पारियातर है। और ये नाम दिए गए विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है, उसमें भारत के सभी पर्वतों का उल्लेख किया गया है, हिमालय का उल्लेख नहीं किया गया। किसका उल्लेख है? हिमालय। इसका मतलब ये कहते हैं पुराण हिमालय से भी पुराने। पुराण किससे हैं? हिमालय से भी पुराने हैं। अब कई कई जगह यही तो दिक्कत आ जाती है, हिमालय 3 करोड़ वर्ष पुराना है, जबकि आदमी सभ्य मानव आया है 10 से 12 हजार वर्ष पहले, है ना। तो जब अपन रिसर्च में लगते हैं तब पता चलता है कि क्या क्या है, क्या नहीं है, किस प्रकार का है ना। ये सारी चीजें इसी में। तो ये मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत और पारियातर है। पारियातर विष्णु पुराण है, यानी इसमें। अगला इसका नाम क्या दिया गया? अरावली। अर्बुद पर्वत,
अर्बुदाचल, अड़ावल, अरावल, अंग्रेजी में एक ही लिखा आता है। डोसी की पहाड़ी, रायसीना, रायसीना हिल्स, और धीरज, धीरज की पहाड़ी, ये भी इसी के नाम। जो अरावली नाम है ये गुजरात का है, आजकल तो इस नाम से गुजरात में जिला भी है। अर्बुद, अर्बुदाचल, अड़ावल, अरावल, ये ऐसे नाम कहां पर हैं? राजस्थान में। डोसी, ये हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला आता है, उसमें हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अपन कैसे, हरियाणा में पर्वत है नहीं इतने ज्यादा, 740 मीटर ऊंची क्या आती है? डोसी की पहाड़ी। यहां पर ज्वालामुखी क्रेटर भी, ज्वालामुखी जैसे अपनी नक्की झील आती है ना, वैसे इस डोसी की पहाड़ी यहां पर भी ज्वालामुखी क्रेटर है। और इसमें चामनप्रास ऋषि का आश्रम है, जिसको चवनप्रास बोलते हो। चामनप्रास एक्चुअल नाम उनका क्या था? चामनप्रास था। चवनप्रास का डिब्बा देखा हो आपने, तो उसमें एक दाढ़ी वाला बाबा, काली दाढ़ी वाला तो बाबा है, अब वर्तमान में वो, हाँ, सफेद दाढ़ी वाला जो पुराने समय के थे, हाँ, योग तपस्वी हुआ करते, वास्तव में उन्होंने अपने शरीर को तपाया है। हाँ, अब वाले तो वो ब्रांड विज्ञापन उनमें करने में ज्यादा माहिर है, वही थे ना कुछ। तो वो चामनप्रास, संजीवनी बूटी का नाम सुना था, वो यहीं से आया। हरियाणा वाले तब भी बूढ़े नहीं होते, यहाँ जड़ी बूटियां औषधियां मिलती है बहुत शानदार शानदार, हाँ, ताकत आती है उनसे, हुए थे। तुम भी देख लेना वहां पर जाके कभी। और रायसीना और धीरज, ये कहां पर है? दिल्ली। एक्चुअल में धीरज नाम है, अंग्रेजी का है ये, और ये शब्द था दैरिज था। नाम क्या लिखा हुआ था? हाँ, दी रिज। प्रोफेसर साहब ने बोला कि लिखिए दी रिज, हाँ, तो अपन फिर कर दिया इसको धीरज। क्या कर दिया? धीरज। ऐसे ही हुआ है यार, देख तो नक्की झील पढ़ते हो, नक्की नाम ही नहीं है, नकवी है उसका नाम है क्या? ऐसे तोड़ मरोड़ करके पेश किए गई सारी चीजें, जब अगले अंग्रेजी वर्जन आप पढ़ोगे ना, और देवताओं से इतनी खुदाई, उसको इतनी खुदाई कि वो इतनी गहरी हो गई कि नकवी से नक्की बन गई, वही तो बात है ना। तो जो दैरिज है, इसी से क्या हो गया? धीरज बन गया। मूल शब्द अंग्रेजी का था ये ना। तो ये इसके क्या है कि कई सारे नाम हैं, मेरू, सुमेरु, और कौन सा हो गया? पारियात्र है। अरावली में, यानी अरावली कहाँ का नाम हो गया? गुजरात। अर्बुद, अर्बुदाचल, अड़ावल, अरावल कहां पर बोलते हैं? डोसी कहां पर है? हरियाणा। रायसीना और धीरज कहां पर है? दिल्ली। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ियों में? रायसीना। जब राष्ट्रपति चुनाव होते हैं ना, तो उस समय विशेष रूप से ये टीवी वगैरह उनमें चलाया जाता है रायसीना हिल की दौड़। हाँ, जो 2 या 3 जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं ना, उनमें यानी उनके बारे में दर्शा। तो रायसीना हिल्स है, सबसे शानदार जगह है दिल्ली की, पोश एरिया, बसंत कुंज, जेएनयू विश्वविद्यालय यहीं पर है। कोई पोल्यूशन फ्री एरिया है अगर दिल्ली का, तो ये रायसीना हिल ही है, जहां पर किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन है नहीं है। तो ये इसके क्या है? उपनाम है। तो पहले ये उपनाम लिखिए।
लिख लिया? चलो तो अब एक लाइन लिखो। डोंसी की पहाड़ी डोंसी की पहाड़ी हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 740 मीटर है। 740 मीटर तक है। यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। इस पहाड़ी में ज्वालामुखी क्रेटर है। इस पहाड़ी में ज्वालामुखी क्रेटर है। क्या है? ज्वालामुखी क्रेटर। ज्वालामुखी क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो जो छेद हो जाता है ना मुंह, ज्वालामुखी का क्या होता है? मुंह। उसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रेटर। अगर उसमें जल इकट्ठा हो गया तो झील बन जाती है, फिर उसको क्रेटर झील। हाँ, कि ज्वालामुखी क्रेटर झील है, इसके नाम से उसको। बड़े आकार का क्रेटर होता है तो वो कालडेरा कहलाता है। बहुत बड़े आकार का क्रेटर हो गया ना, उसको क्या बोलते हैं? और छोटे आकार का होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी क्रेटर के नाम से जाना आता है। तो ये ज्वालामुखी मुख है, यानी क्रेटर जो है यहां पर। और यहीं पर डोंसी आश्रम, डोंसी धाम जिसको अपन बोलते हैं, और डोंसी धाम यहां पर किनका आश्रम है? चामनप्रास ऋषि का आश्रम। तो लिखो, इन पहाड़ियों में चामनप्रास ऋषि का आश्रम है। चामनप्रास ऋषि का आश्रम है। तो चामनप्रास ऋषि का आश्रम कहां पर है? यही डोंसी की पहाड़ी। डोंसी की पहाड़ी कहां पर है? हरियाणा। बाबा सबसे ज्यादा हरियाणा की हुई है आज तक। हाँ, मजाक नहीं है। आप जितने भी बड़े प्रतिष्ठित बाबा हैं, राम रहीम है कि नहीं है? कहाँ के? सिरसा, डेरा सच्चा सौदा, वहीं पर है। एक वो दूध से नहाने वाले और थे ना, क्या नाम था उनका? राम, वो बोल रहा है ना, क्या नाम बोल रहा है? हाँ, रामपाल, वो भी वहीं के। बाबा रामदेव, हाँ रामदेव हरियाणा, तुम्हें पता ही नहीं है? वहीं के। लिंगानुपात कम है बाबा, बनना ही पड़ता है, कोई इलाज नहीं है। हाँ, सीधा उपाय है। हाँ, अरे सबसे ज्यादा बाबा है, मजाक नहीं है यार। जितने भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित हुए हैं ना, वो सारे हरियाणा के ही हैं। हाँ, सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा। तो ये जैसे कहाँ लगा रहा है क्या? तू क्यों तो इतने सारे सड़ा दिए पहले? तो डोसी धाम, हाँ, कई तुम्हें झुंझुनू में बता देंगे डोसी धाम। हाँ, कि महानुभाव हैं कि ये, वही तो बात है ना। वहां पर ये तो, इसके पीछे लगा दी, कहाँ लगाई होगी है ना?
ये ज्वालामुखी क्रेटर इसको बोलते हैं। ये इस प्रकार का क्या है, ज्वालामुखी क्रेटर है कि यहां ज्वाला एक्टिव वल्केनो था। ये डोंसी क्रेटर है, यानी जिसको हरियाणा का है उसी का। ज्वालामुखी का मुख, जल इकट्ठा हो जाता है अगर इसमें, तो ये क्या बन जाती, झील। डोंसी झील है यानी इसमें, ये डोंसी क्रेटर, मतलब यहां एक्टिव वल्केनो थे पहले ना, ज्वालामुखी प्रोसेस है, यानी इस तरीके के यहां पर देखिए। ये फिर डोंसी धाम हो गया। यहीं पर अंदर जो सीढ़ियों से जाते हैं, चामनप्रास जो ऋषि है यानी उनका क्या है, यानी आश्रम है यहां पर संरक्षित। कम इस बहाने से कम ये क्षेत्र संरक्षित हो जाता है ना। और ये इस तरह की जो चट्टाने हैं यहां पर, दुर्गम दुरस्त जो रास्ता आता है, ये क्या है, यानी चट्टान बरसात से हो जाती है लगातार, अपरदन इरोजन है, ये होने से इस प्रकार की चट्टाने बन जाती। शालिग्राम, इनको क्या बोल देते हैं, शालिग्राम के नाम से। जब भगवान की प्रतिमाएं बनाते हैं तो इन्हीं से बनाई जाती है ना। तो ये सारी जो चट्टानें आती है, और फिर यहां से पूरा ये देखो समतल प्लेन क्षेत्र है पूरा का पूरा। यही काम करते हैं अपने, तो मौका दिखा चाहिए ना। हाँ, और फिर उसके ऊपर टांगना भी होता है ना, फेसबुक पे इंस्टा पे, उस पे टांगे। आज यहाँ पर है ना, विदेश दौरे पर है हम। हाँ, तो ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, पूरा देखो प्लेन देखिएगा, पूरा का पूरा, केवल ये जो पहाड़ी क्षेत्र आता है यानी इसमें ना। तो ये डोसी की जो पहाड़ी, और ये पूरा हरियाणा जो प्लेन का क्षेत्र आता है, मैदान। और यहां पर अपन देख रहे हैं ये कौन सी पहाड़ी है, डोसी की पहाड़ी। हाँ, ये फोटो नहीं देखनी, ये बता रहा था आपको ना। हरियाणा बिल्कुल समतल प्लेनी जो भाग है यानी इसमें। हाँ, अब इसके बाद अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसी अरावली की अगली अपन देखते हैं। ये तो इसका जो से विस्तार है, यानी इसके बारे में अपन राजस्थान में इसकी स्थिति देखें, क्षेत्रफल है यानी उसके अकॉर्डिंग अपन, तो इसका जैसे क्षेत्रफल 9.3%, लगभग राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैली, ये लाल लाइन तुम्हें दिख रही है ना, यही क्या है, अराव। तो ये राज्य के लगभग कितने परसेंट भाग पर है, 9.3। इसमें जो जनसंख्या है, जनसंख्या राज्य की लगभग 10%, लिख लो चाहे साथ, इसमें कोई ऐसा है नहीं खास। हाँ, कि लगभग कितने प्रतिशत होगी, 10%। और जनसंख्या के साथ में मिट्टी, अरावली का जब अपर्दन होता है तो इसमें लोह तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है, अतः लाल पीली मृदा पाई जाती है। लाल पीली भूरी और कंकरीली मृदा है। हाँ, लोह जिसमें लोह तत्व पाया जाता है, उस मिट्टी का रंग लाल होता है, और जब भी वो जल के संपर्क में आ जाती है तो उसका रंग पीला हो जाता है ना। तो लाल पीली कंकरीली जो मृदा है ये। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर यहां पर क्या होती है, बरसात। जलवायु, जलवायु इसमें उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है। आर्द्र तो नहीं है यानी, लेकिन किस प्रकार की है, उप आर्द्र। हाँ, सब हुमिड, शुष्क और आर्द्र जलवायु के बीच का जो क्षेत्र आता है, जिसको सब हुमिड के नाम से जाना आता है, यही आर्द्र जलवायु है, ये अपन लिख सकते हैं। सब हुमिड है, ये लिखा आता है। हाँ, जलवायु के बाद जैसे वर्षा, कितनी बरसात, रेन है, तो ये अपन ने लिखा है कि यानी जो 50 से 100 सेंटीमीटर होगी। और इसके बाद इसका सर्वाधिक विस्तार,
सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। उदयपुर का मतलब भी दक्षिणी पश्चिमी अरावली। हाँ, कि दक्षिणी पश्चिमी जो अरावली है यानी ये उदयपुर का। और न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार है अजमेर, जहां पर हम मध्यवर्ती अरावली लिख सकते हैं। हाँ, कि न्यूनतम विस्तार है यही जो अजमेर, यही जो मध्यवर्ती अरावली का भाग आता है, यानी यहां पर इसका क्या है, न्यूनतम विस्तार है। और सर्वाधिक ऊंचाई कि सबसे ज्यादा इसकी जो ऊंचाई है यही वो कहां पर है, तो सर्वाधिक ऊंचाई, बोलो कहां पर है, माउंट आबू सिरोही। और न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई दो जगह अपन लिखते हैं, एक तो पुष्कर घाटी, जो कहां पर है, अजमेर। और इसके बाद में ही दूसरा कनक घाटी, जयपुर। ये दो गहरी घाटियां हैं, न्यूनतम ऊंचाई वाले भाग हैं। एक पुष्कर घाटी होगी और दूसरी कौन सी आती है, कनक घाटी। ये सभी भाग हैं यदि कहां पर है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे भाग अरावली का जो भाग है यानी इसी में स्थित है। लिख लिया। अब अरावली को अपन तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक भी नहीं, यानी इसके कितने भाग हैं, यानी तीन में अपन विभाजित कर सकते हैं। तीन कौन कौन से जो भाग हैं, तो ये विस्तार के अकॉर्डिंग ही अपन देखेंगे। हाँ, अब जैसे अरावली का जो मुख्य श्रृंखला का पहले विस्तार है, सात जिलों में लिखा करते थे। लिख लिया था ना पीछे वाला, है नहीं लिखा या लिख लिया, तो बोला करो ऐसे, बोला। तो क्षेत्रफल कितना परसेंट हो गया, लगभग ही 9। जनसंख्या राज्य की कितनी है, 10%। मिट्टी लाल पीली भूरी कंग, वर्षा 50 से 100। जलवायु किस प्रकार की है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर का मतलब कौन सी अरावली है, दक्षिण। और न्यूनतम विस्तार अजमेर, अजमेर का मतलब कौन सी होगी, सर्वाधिक ऊंचाई माउंट आबू सिरोही। और न्यूनतम ऊंचाई, कितने लोग गए तुम में से पुष्कर गए हो, इतने सारे पुष्कर गए हो, तो ये बहुत गहरी घाटी है, इतनी गहरी घाटी है कि आमने सामने से गाड़ियां भी आती, सकड़ी भी है। आगे जो मध्यवर्ती अरावली अपन पढ़ेंगे, आमने से क्या है कि जो साइड देते हुए आगे बढ़ना पड़ता है ना। कनक घाटी, अगर कभी आप जयपुर नाहरगढ़ गए हो, तो नाहरगढ़ का जो भाग है ऊंचाई, जैसे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले घाटी आती है, यानी वो कौन सी है, यानी कनक की घाटी आती है। तो ये सभी भाग जो आप देख रहे हैं कि अरावली है, ये इसे। अब ये अरावली हमारा जो राजस्थान है, यानी इसमें कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर। ये भी तुम्हारे थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन था। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली।
ये भाग इसका ऊंचा है, इधर आप जाएंगे तो ऊंचाई क्या होगी कम। ये ग्रेनाइट से निर्मित है और ये किससे निर्मित है, क्वार्टजाइट से। इसको दिल्ली राइलो के नाम से जाना आता है और इसको अपन क्या है, यानी अरावली सुपर ग्रुप है इसके नाम से। तो अब दक्षिण पर इसका क्या काम है कि ये थार के मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती। जिस तरीके से वर्तमान में अरावली का विदोन हो रहा है, अगर इसी प्रकार से अरावली का विदोन होता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है यह भी मरुस्थल में तब्दील हो जाएगी। हाँ, 2004-5 में सुप्रीम कोर्ट है, इसने अरावली के खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है कि अरावली में क्या नहीं होना चाहिए, खनन नहीं होना। और इन पिछले 20 से 30 वर्षों में सबसे ज्यादा अरावली का खनन हुआ है। आए दिन देख रहे हो तुम, ये बजरी कहां से आ रही है, अरावली से तो आ रही है। हाँ, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, उन्हीं से आ रही है। और दूसरा, आए दिन आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर वगैरह है, ट्रक वगैरह, डंपर वगैरह, जेसीबी वगैरह, ये सारे पकड़े जा रहे हैं। किसी एक को आज तक सजा हुई? अरे हुई क्या थोड़ी। और उसमें कोई भी मालिक नहीं पकड़ा आता, वो ड्राइवर पकड़ा आता जो मरियल साग होता है। पुलिस वाले करेंगे भी क्या उसको रोक करके, वापस उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सारा सेटिंग के तहत होता। हाँ, कई बार पता चलता है कि पुलिस वालों के ऊपर जेसीबी एलएनटी चढ़ा देते हैं जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर। हरियाणा में हुआ था भयंकर मामला, अपने यहां कई बार हुआ है ना। तो ये धड़ल्ले से जो खनन माफिया हैं ये, जबकि इस पर साफ प्रतिबंध है। पिछले जो आप देख रहे हो 20 से 30 वर्षों में सबसे ज्यादा इसका खनन, क्योंकि जो इमारती पत्थर होता है वो अरावली से ही प्राप्त होता है। जो चिनाई का पत्थर अपन लेके आ रहे हैं। हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि जोधपुर, ये जोधपुर वाला भाटा इसी के भाग है, बहुत जगह फैली हुई है। वैसे ये तो सतत श्रृंखला ही है जो कम क्षेत्र में फैली हुई है, बाकी ये सारे के सारे उसी के उसी से है। तो सबसे ज्यादा खनन हुआ इसका। आज हर व्यक्ति अस्थमा और एलर्जी से ग्रसित है। ये जो रोग हो रहे हैं इसके पीछे अरावली है। ये कह रही है मुझे तोड़ोगे तो तुम्हें भी मैं तोड़ूंगी, सही कुछ भी हो जाए। क्योंकि इतना ज्यादा खनन हो रहा है तो वातावरण में एरोसोल उड़ रहे हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है। दिल्ली के पास आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा, ये हरियाणा से ही सबसे ज्यादा अरावली का खनन हो रहा है, हद से भी ज्यादा। जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी है वो किससे बनी है, अरावली को खोखला बना करके। पहले अपन छप्पर बनाते थे, छान झोंपड़े थे, उनमें रहा करते थे। अब किसी के घर में नहीं, सब लोगों ने अच्छे अच्छे क्या बना रखे हैं, मकान। वो किसको तोड़ करके, अरावली को ही तोड़ करके। तो यहां दिल्ली में कारण क्या है कि इस क्षेत्र में यहां तक तो फिर भी आज भी अरावली ठीक है। यहां अनेक प्रकार के गेप हैं जो आपको इसी क्षेत्र में, जैसे आपको एक चित्र अपन ने बनाया था कि ये इस भाग में सबसे ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, बीच बीच में क्या है, गेप है। इन दर्रों से मरुस्थल क्या बढ़ रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है। अब जैसे ही दिल्ली में आज अपन देख रहे हैं एरोसोल की मात्रा सबसे ज्यादा है, यहां पर खनन होता है तो वो डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है, वो पूरे वातावरण में चली जाती है और उसको अपन सांस के साथ लेते हैं। तो हमारे जो ये गुर्दे हैं कहीं या फेफड़े, हाँ फेफड़े, इनमें वो क्या होती रहती है, हाँ कई कह रहे हैं गुर्दे हैं क्या, हाँ उन्हें कुछ भी कह दो, गुर्दे के किडनी, गुर्दे किडनी अलग अलग होती है ना, सेम थोड़ी होती है। एक गुर्दा होता है, एक किडनी होती है, दो अलग अलग होते होंगे। हाँ, तो ये लंग्स होते हैं, ये रेडिएटर है अपना। एक्चुअल स्थिति ये कि क्या है, इसमें एरोसोल जमा होते रहेंगे और इसका अभी तक ट्रांसप्लांट भी नहीं है। और वो जैसे एरोसोल पहले शुरू में ही ज्यादा जम गए ना, तो व्यक्ति अस्थमा और एलर्जी, फिर उसको वो कैप्सूल खींचना पड़ता है, तो वो थोड़ी जगह बनाते हैं, फिर उसको क्या आता है, सांस आता है। ये जो दिल्ली में सबसे भयंकर हाल है।
एरोसोल की। आज भी गांव में लोग मजबूत होने का कारण यही है कि डस्ट कम है। अपन यहां जैसे तुम में से कई सारी मोटरसाइकिल लेकर के आते हैं, अभी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप जाएंगे तो मोटरसाइकिल की सीट देख लेना कैसी डस्ट होती है कि नहीं उसके ऊपर, वो ही अपने अंदर जा रही है। शहर में बहुत ज्यादा होती है, शाम को तुम खड़ी करते हो, सुबह आपको कपड़ा मारना ही पड़ता है। गांव में इतनी ज्यादा नहीं होती, कम। पेड़ पौधे ज्यादा है ना, पेड़ पौधे उसको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं डस्ट को। हालांकि होती ज्यादा उड़ती है, लेकिन पेड़ पौधे भी तो क्या हैं, यानी ज्यादा हैं, यानी इसलिए वो क्या करते हैं तो अगर जिस तरीके से अरावली का विदोन हो रहा है, इसी तरीके से अगर अरावली का विदोन होता रहा तो वह दिन दूर नहीं है। हाँ, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, वो भी किस में तब्दील हो जाएगी, मरुस्थल। ये थार के मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से कौन सी दिशा की ओर फैली हुई है, उत्तर पूर्व की ओर फैली। तो एक लाइन लिखिए आप, अरावली अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यह थार के मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। पूर्व में बढ़ने से रोकती है। कि थार के मरुस्थल को कौन सी दिशा में बढ़ने से, हाँ, पूर्व में बढ़ने से रोकती। अब इसके अपन 3 भाग करेंगे। 3 कौन कौन से आएंगे, एक तो कौन सा हो जाएगा, और दूसरा और तीसरा कौन सा हो गया, दक्षिण। 3 भाग। पहले इसका अपन जैसे 7 जिलों में विस्तार लिखते, सतत श्रृंखला का 7 में लिखा करते थे। 7 कौन कौन से आया करते थे, जिसमें अलवर, जयपुर, दौसा, एक ही लिखा करते थे अजमेर। फिर दक्षिण पश्चिम है, यानी इसमें उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, ये तीनों कितने हो गए, 7। अब जैसे इसी में अपन देख रहे हैं कि अलवर है, जयपुर है, और कौन सा हो गया, दौसा। तो अलवर से कई बन गए, कौन कौन सा हो गया, खेरतल, तीजा, और कोटपुतली, बैरो। जयपुर से जयपुर हो गया, और जयपुरी ग्रामीण। दूदू भी बना है, लेकिन दूदू में नहीं है ना। और दौसा है वैसा ही, दौसा जैसा है वैसा। अजमेर, अजमेर से कौन सा हो गया, ब्यावर, और ब्यावर के साथ ही कौन सा बना, केकड़ी। तो केकड़ी में नहीं, हाँ। और उदयपुर, उदयपुर से कौन सा हो गया, सलूम, सलूम्बर में है। तो ये जिले हो गए, है ना। ये जो श्रृंखला है, यानी इसके रूप में, तो जिस भाग में जो होगा उसमें अपन लिखेंगे ना। सतत श्रृंखला में यही थे। अब होने को तो जैसे सीकर झुंझुनू भी था, लेकिन सतत श्रृंखला में इसको नहीं माना आता था। तो सबसे पहले इसको अपन लिखेंगे अरावली का वर्गीकरण। अध्ययन की दृष्टि से ये अरावली का वर्गीकरण, कि कितने भागों में इसको अपन विभाजित कर सकते हैं। अरावली का जो वर्गीकरण है, इसमें एक तो आता है उत्तरी पूर्वी अरावली, दूसरा हम लिखेंगे मध्यवर्ती अरावली, और तीसरा दक्षिणी पश्चिमी अरावली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दक्षिणी पश्चिमी अरावली।
दक्षिणी पश्चिमी अरावली को हम दो भागों में विभाजित कर देंगे। दो कौन कौन से आते हैं? तो एक तो मेवाड़ की पहाड़ियां, मेरवाड़ा नहीं, मेवाड़ की पहाड़ियां, और एक आएगा आबू पर्वत खंड। हाँ, मेवाड़ की पहाड़ियों को बोराट प्लेट्यू भी कह सकते हैं। बोराट के का पठार है, यानी इसके नाम से भी इसको जाना आता है। तो ये एक उत्तरी पूर्वी अरावली, दूसरा मध्यवर्ती, और तीसरा कौन सा आता है? दक्षिणी पश्चिम। तो ये अलग अलग अपन कह सकते हैं कि तीन भाग हैं, यानी उसमें इसको अपन ने वर्गीकृत किया। लिख लिया? तो सबसे पहले अपन ने लिखा कि किस प्रकार का जो भाग आता है, यानी उत्तरी अरावली। इस उत्तरी पूर्वी अरावली को कई बार उत्तरी अरावली भी लिख देते हैं ना, उसको अपन दक्षिणी अरावली है इसके ना। तो सबसे पहले जैसे उत्तरी अरावली का भाग है, हाँ, पहला भाग हम लिखेंगे उत्तरी अरावली, यानी उत्तरी पूर्वी अरावली। उत्तरी पूर्वी जो अरावली है, गई इसमें जैसे जयपुर, यानी जो ग्रामीण का क्षेत्र आ गया, इसके साथ ही कौन सा आएगा? दौसा, अलवर, अलवर के साथ ही खेरतल, तिजारा, ये ध्यान रखना मैदान में भी आएगा, पूर्वी मैदान आता है ना, उसमें खेरतल, तिजारा है, कोटपुतली, बैरो। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है नीमका थाना, सीकर, और जो झुंझुनू का क्षेत्र था खेतड़ी सिंगाना, जो अब इसमें नहीं, इन क्षेत्रों, मतलब ये आता, ये कहां से कहां, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है सांबर गेप से। सांबर गेप का मतलब सांबर जो झील है, वहां कई दूर तक पहाड़ी नहीं है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, यानी सांबर। सांबर गेप से खेतड़ी सिंगाना है, वहां तक का जो भाग आता है, यही वो किस में आता है? यही उत्तरी पूर्वी अरावली। अब आपको ये नहीं खेतड़ी सिंगाना कहां पर है, पूरे नहीं है, आज भी बता देता हूं आपको, आंशिक ही है नीम का थाना, लेकिन पहाड़ी पहाड़ी नीम का थाना में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सोचो कि पूरा खेतड़ी सिंगाना अपने पास आ गया, नहीं, इनका आंशिक कुछ ग्राम पंचायतें हैं, यानी वही आई है, सारी कंप्लीटली नहीं दिया गया है। तो यानी सांबर गेप से खेतड़ी सिंगाना तक का जो भाग है, इसमें उत्तरी पूर्व। अब इस भाग में ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस भाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका निर्माण किससे हो। तो इस भाग में क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानें पाई जाती, ये महत्वपूर्ण बात है इसमें कि कौन सी चट्टानों से निर्मित है। आपको बताया दिल्ली राई, इसका मतलब दिल्ली राइलो श्रेणी का भाग है ये। इसमें कौन सा हो गया? क्वार्टजाइट, और कौन सी चट्टानें पाई जाती है? यानी फाइलाइट चट्टानें पाई जाती। इस भाग में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जयपुर, अलवर की पहाड़ियां, शेखावाटी की पहाड़ियां, तोरावाटी की जो पहाड़ियां हैं ये इसमें, मालखेत है, यह इसकी पहाड़ियां इसमें पाई जाती। तो जयपुर, अलवर, शेखावाटी और
तोरावाटी की जो पहाड़ियां है वो इसी भाग में है। मतलब ये आप देखेंगे तो ये इस प्रकार का जो बना हुआ भाग है, ये पूरा जो भाग आप देख रहे हैं इसमें, हाँ, कि मुख्य रूप से ये जैसे शेखावाटी का क्षेत्र, यहां पर आप तोरावाटी की पहाड़ियां लिखेंगे और ये जो क्षेत्र आता है यहां पर है अलवर की पहाड़ियां, और ये तोरावाटी की क्या है, पहाड़ी। इधर जो झुंझुनू का क्षेत्र आया करता था जिसको नीम का थाना है, यानी उसमें अपन ने शामिल कर लिया, खेतड़ी सिंगाना का क्षेत्र हो गया। हाँ, पल खेत या पाल, यहां पर ये जो पूरा भाग आता है यानी कौन सी पहाड़ियां है, शेखावाटी। और ये जो भाग है यहां पर जयपुर की पहाड़। अब कौन सी पहाड़ियां समानांतर रूप से फैली हुई है, यानी जो, तो यहां पर आपको ध्यान रखना, तोरावाटी की जो पहाड़ियां है यानी वो कौन से रूप में फैली हुई है, तोरावाटी और कौन सी होगी, अलवर। दोनों पहाड़ियां एक दूसरे के क्या है, यानी समानांतर है। और ये कहां से शुरू हो रही है, तो ये यहां पर सांबर गेप आ गया, इस सांबर गेप से यानी इसकी क्या है, यानी शुरुआत हो जाती है। सांबर गेप से लेकर के कहां तक का भाग आता है, यानी खेतड़ी सिंगाना है, यहां तक का भाग इसमें आता है। और इसी में आपको यही जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड, नीम का थाना और कौन सा आता है, यानी सीकर है। यानी इसको ये ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, क्वार्टजाइट और कौन सी है, यानी फाइलाइट चट्टानें पाई जाती है। क्वार्टजाइट और टाइलें बनाई जाती है ना, ये टाइलें हैं, ये क्या किया जाता है, क्वार्टजाइट को पीस करके क्या है बनाई, यहां से खूब जाता है बाहर, गुजरात भेजा। मोरबी का नाम आपने सुना है ना, वहां पर बहुत ज्यादा क्या बनती है, यानी टाइलें बनती है। तो पहला लिखिए आप उत्तरी पूर्वी अरावली। उत्तरी पूर्वी अरावली में लिखो, इसका विस्तार सांबर गेप से, इसका विस्तार सांबर गेप से खेतड़ी सिंगाना तक है। सांबर गेप से खेतड़ी सिंगाना तक है। इसमें जयपुर ग्रामीण, जयपुरी ग्रामीण, दौसा, अलवर, दौसा, अलवर, खेड़तल, तिजारा, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड, कोटपुतली, बैरोड, नीम का थाना, सीकर, नीम का थाना सीकर को शामिल किया गया है। अब बताओ, अरावली का ये जो संपूर्ण भाग किससे निर्मित है, क्वार्टजाइट और फाइलाइट। बताइए, इस जो ये पहाड़ियां क्या अनवर्त है क्या, बोलो, पहाड़ियां अनवर्त है या नहीं है? ओके, अनवर्त का क्या बता, तो क्या होता है कि ये अंग्रेजी में कंटिन्यू बोलते हैं इसको, बोलो, अनवर्त न होकर दूर दूर है। हाँ, अनवर्त न होकर के क्या है, यानी दूर दूर ही है। ये इसकी अपर ने लिखा कि ये पहाड़ियां अनवर्त न होकर के किस प्रकार की है, दूर। तो हाँ, लिखो, अरावली का यह भाग, अरावली का यह भाग क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों से निर्मित है।
क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र की पहाड़ियां अनवर्त न होकर दूर दूर हैं, अनवर्त न होकर दूर दूर हैं। इस क्षेत्र में शेखावाटी, तोरावाटी, तोरावाटी, मालखेत की पहाड़ियां, तथा जयपुर अलवर, की पहाड़ियां हैं। बताओ समानांतर श्रृंखला के रूप में कौन सी पहाड़ी? तोरावाटी और अलवर। तो लिखो तोरावाटी और अलवर की पहाड़ियां, समानांतर क्रम में स्थित है। समानांतर क्रम में स्थित है। कि कौन से में है? यानी जो समानांतर क्रम आता है इसमें है। तो ये पूरा जो भाग है यानी इसमें अपन ने लिखा कि कौन कौन सा किस प्रकार का जो भाग है। तो ये शेखावाटी, खेतड़ी सिंगाना, तोरावाटी, अलवर, अब पूरा जो भाग है यही इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे सीकर, में हर्ष की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी होगी? हर्ष। शेखावाटी का क्षेत्र आता है यानी इसमें कौन सी पहाड़ी होगी? हर्ष की। कि सीकर है और सीकर में कौन सी पहाड़ी आती है? हर्ष। ये जो धार्मिक दृष्टि से भी महत्व रखती है। इस पहाड़ी का जो मलकेड़ा से लेकर दातारामगढ़ तक का क्षेत्र है, सीकर में एक जगह है मलकेड़ा और दूसरा कौन सा हो गया? दाताराम। दातारामगढ़ तक ये सीकर में हर्ष की पहाड़ी, धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन जैसे हर्ष और जीर्ण दो बहन भाई थे, नाम तो सुना ही है तुमने, हर्ष और जीर्ण, और इनका संबंध था चूरू के घांगू गांव से। चूरू में आज भी एक गांव है जिसका नाम क्या है? घांगू। होगा तुम में से कोई चूरू का कोई नहीं है? ये एक ही आदमी है। तूने घांगू का नाम सुना? सही बता? वेरी गुड, एक्सीलेंट। और तो कोई पता ही नहीं है। चूरू का एक ही आदमी। वो देख धीरे से उसको याद आया कि मैं भी चूरू का, और भी कईयों को याद आएगा। चूरू तो चूरू वही है जहां है। चूरू का तो कोई हमने इधर उधर होने ही नहीं दिया। क्यों भाई? सुजानगढ़ वाले मांग करके रह गए हैं। करवाओगे? ऐसे क्या करें? हाँ, तो चूरू का कौन सा गांव हो गया? घांगू। जो घांगू गांव है यानी यहां पर दो बहन भाई, जीन, धांधू भी बोलते हैं इसको,
और हर्ष, दोनों चूरू के रहने वाले, और बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। तो फिर क्या है कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो लालन पालन कर लिया करते थे लोग। फिर जैसे जिम्मेदार होते तो उसके बाद में कहते थे भाई अब तुम तुम्हारा घर संभालो। आजकल तो पैदा ही होते हैं तब भी जिम्मेदारी होते हैं। तो अब ये दोनों बहन भाई है अपना यानी घर संभाल रहे थे। बड़ी उम्र में बड़ा कौन था? हर्ष। तो समय के अनुसार हर्ष ने शादी कर ली। शादी करने के बाद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 3। हाँ कि है 3 हो गए ना। जीण भी आ गई और जीण के क्या आ गई? भाभी। हाँ जीण भी पहले छोटी थी तो तब यही कहती थी हर्ष को भैया भाभी कब लाएगा, है ना। तो अब सदस्य, अब लेकिन आज जितनी सुविधाएं हैं ना, अब तो डेजर्ट कह रहे हैं मरुस्थल। मरुस्थल में मुझे नहीं लगा कि कोई मरुस्थल वाली जैसी ऐसे दुर्गम दुरस्त स्थितियां कुछ है ही नहीं। न तो कोई पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, न कोई खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता था। तो लेकिन ये दोनों अब क्या है कि ननद जो बोझाई है घर में, और क्या है हर्ष, यानी जो बाहर का काम हर्ष देखेगा, घर का काम ननद बोझाई, ये दोनों आपस में देखे। आज जितनी सुविधाएं वो नहीं थी। पहले क्या है कि सारे काम सिस्टमेटिक ढंग से कम करने होते थे। सबसे पहले सुबह सुबह 4 या 5 बजे महिलाओं को उठना ही पड़ता था। ये देख इसको अभी जोर आ गया 4-5, अभी 7 बजे आने में भी जी निकल रहा। वो एक तो नाके ही नहीं आ रही। कई है, एक नहीं कई है जो नहाए उठते मुंह भी धो धुआ करके सीधे कोचिंग आके बैठ लेते। ये देखिए यार, वो देखते चोटी चोटी संभाल कैसे उछल, तेरे से ज्यादा तो वो उछल रही है देख। हाँ अब उठ कर एक वो ऐसे हाथ यूं करते ही जा रही है। मैंने सोचा सोरे के नाक पे डली हो, ये तो बात है। ये स्वतंत्रता है ना, आजादी है। पहले इतना नहीं था, बहुत अनुशासित रहना पड़ता था। तुम्हारी मम्मी है, उनको पूछना कितना संघर्ष किया है उन्होंने, बहुत ज्यादा। तब तुम सिजेरियन पैदा नहीं हुए थे। हाँ ऑपरेशन से पैदा नहीं, इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत की। हाँ तो ये सारी, हाँ मजाक नहीं है, अभी बताता हूं उसका कारण क्या है। तो दोनों ननद बोझाई है, यानी पानी मतलब सुबह 4 बजे उठना, 4 से 5 बजे के बीच में चाकी चलानी होती थी, गट्ठी। ताजा आटा पीस करके खाते थे। 4 से 5 के बीच घर में जितने सदस्य हैं उन सब के लिए आटा पीसना होता था। 1 किलो आटा लग रहा है तो 1 किलो बाजरी पीसनी होती थी। अगर उसमें एक आध कोई मेहमान आने की संभावना है तो पाव अध पाव है वो गेहूं भी पीसने पड़ते। गेहूं इतने ही रखते थे घर में, ज्यादा रखते ही नहीं थे। और फिर वो ताजा आटा, मतलब अगर आधा किलो लग रहा है, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, तो 1 किलो पीसना होगा। 1 किलो 100 ग्राम पीसते थे। बाई चांस कोई आप भी तो जाए ना, उसको भूखा थोड़ी निकालेंगे भाई, आज इतना ही पीसा भाग जा तो यहां से। बहुत संतुलित रहा करते थे। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट सुबह सुबह एक तो एक्सरसाइज होगी, है ना। दूसरा ताजा चीज खा रहे हो आप। अब खा रहे हो क्या ताजा? पीसना भी नहीं किया हुआ होता है। पीजीयू में रह रहे हो ना तुम, आटा कौन सा है पता है। हाँ अगर ताजा ताजा खा लिया तो खा लिया, नहीं तो उसे टिफिन को बाद में खोल करके देखना, सड़ांध आती है एकदम से। वो कहीं पता नहीं को 2 साल पहले का पिसा हुआ है, 1 साल पहले का पिसा हुआ है, ये स्थिति है। तो वो एक स्वास्थ्य का। फिर क्या होता, पानी भरना। 4 से 5 चक्की चलाई, उसके बाद में क्या है, पानी भरने के लिए जाना होता था। कुएं होते थे पुराने, गवाई कुआ, टांका, कोई बड़ा जो भी होता, कुंड वगैरह, वहां से महिलाएं क्या लेके आती थी, पानी। ये काम था। उसके बाद में चौका चूल्हा वगैरह है वो बाद में होता था। पानी लाने में महिलाएं दक्ष इतनी थी कि देख लो तुम कि सिर पे एक एक नहीं 3-3 4-4 मटकियां होती थी। 1 मटकी, 2, 3, 4, 5 ऐसे। और उसके बाद में हाँ, और उसको मतलब रखना ऐसे एक एक, कई बार रख करके दूसरी को भी ऊंचा दिया करती थी ऐसे,
खुद के सिर पे मटके, इतना बैलेंस देखिए। अब तुम्हारा तो बैलेंस गड़बड़ है। हाँ, मटका रखने से पहले पता नहीं मटका पहले गिर रहा है तुम पहले गिर रही। हाँ, मेरे को लगा मटका बाद में गिरेगा, पहले तुम गिर जाओगे, है ना। हाँ, चक्कर आ जाए, वही था ना। और कैसे जैसे रख लिया तो उसको रोक नहीं सकते तुम, वो बिना हाथ के। उसके बाद में क्या है कि हाथ में पानी की बाल्टी उठा लिया करते, है ना। और काक में बच्चा भी, कई कई बच्चे भी निकृष्ट थे, तुम में हम में सारे ऐसे थे। हाँ, सुबह पहले बहुत पिरान लिया करते थे घर वालों के, प्या प्या चा, वो साथ में तो उसको पानी के साथ लेके जाना। हाँ, नहीं तो सबकी नींद खराब हो जाए। आदमी हमेशा बाहुबली रहा है, वो धमकाए, ये क्यों रो रहा है, बंद कराओ इसको। साला तेरे लिए आटा पीस रही है बेचारी, पानी भर रही है, और फिर भी धमका रहा है ऊपर से। आदमी शुरू से ही रहा है, महिलाओं को आजादी नहीं दी। आप भी अभी भी सोच रहे हो कि आजादी है, अभी भी आपकी बेड़ियां, आपको पता है पाजेब क्यों पहनती है महिलाएं? तुम्हें अभी भी नहीं, ये बेड़ी है आपके लिए। अभी भी आदमी ने आजाद नहीं है। तुम ये सुंदर सुंदर पाजेब लेके आती, बना करके लेके आती है ना, कि ये अच्छी होगी, वो अच्छी, एक्चुअली में बेड़ी है वो। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि इसको एकदम से आजाद नहीं करना है। उस पाजेब के पीछे आप जाएंगे तो वो है बेड़ियां, आदमी के द्वारा डाली गई, वो क्या है, बेड़ी है। हाँ, जिसको अब तुम्हें गुमराह कर दिया गया, बूढ़ी तो होती है कि देख सुंदर बना करके पहनते, एक्चुअल में उसके पीछे। इसलिए आप शादी के बाद में अगर पाजेब नहीं पहनते, सास गालियां निकालना शुरू कर देती है। वो है बेड़ी, एक्चुअल कहानी है उसके पीछे ये। हाँ, तो बहुत सारी चीजें जिनमें तुम्हें इतना बूढ़ापन में रखा गया है वो। तो अब इसलिए वो जो चूं चे चा चूं करता था ना, उसको साथ ही लेके जाना पड़ता था। वो भी साथ में ले रहे हैं, इधर पानी की बाल्टी है, इधर सिर पे 5-7 मटके डाल रखे, पेट में भी बच्चा है। ये था जो मैं सिजेरियन वाली बात कह रहा था, वो यही स्वास्थ्य का राज था। स्वस्थ रहती थी महिलाएं कैसी रहती थी, स्वस्थ, ये राज था स्वास्थ्य। इसलिए सिजेरियन बच्चे नहीं होते थे, है ना। घर पे ही जापा वगैरह है, घर पे ही हो जाया करता। हाँ, ये हाँ वास्तविक कारण था। अब नहीं है, अब तो घर पे रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन काम हार्ड वर्क करते ही नहीं है। इसलिए आप देखते हो कि जितने भी जो बच्चे हो रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, तो वो हॉस्पिटल में हो रहे हैं, ज्यादातर सिजेरियन भी है। कुछ कई बार क्या होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, हॉस्पिटल वाले, जो डॉक्टर्स तो क्या होते हैं, उनके भी जो हॉस्पिटल्स के मालिक होते हैं, वो कोई डॉक्टर थोड़ी होते हैं, वो तो पैसे इन्वेस्ट करके लगा देते हैं। तो कई बार वो व्यवसाय भी कर लेते हैं शुरू, दोनों काम है। तो जो सिजेरियन नहीं होना होता है, उसका भी सिजेरियन ऑपरेशन वगैरह है वो। तो ये उस समय नहीं था दूर, कुछ बोलापन भी था, लोग इतना जानते भी नहीं थे। आगे जब जनसंख्या पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा सारी चीजें, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, सारी चीजें पढ़ी लिखी है, कोई ये मनगढ़ंत चीजें नहीं है, किताबें पढ़ोगे तो आएंगी ये सारी चीजें। अब क्या है कि दोनों ननद भौजाई पानी लेकर के आती, दोनों बातें कर रही। महिला की एक और इतनी भोली और है कि उसके ऊपर कितना ही वजन रख दो और बातें करवा लो, एहसास ही नहीं होगा उसको। और उसको ये कह दिया, बाली तेरे ऊपर इतना वजन है, इतना, इतने में फिर, और ऐसे कितना ही रख दो, चाहे बातों में वो कितना ही लेके चली जाएगी। तो दोनों ननद भौजाई यानी पानी, हमेशा पानी भर रही है। अब दोनों के क्या है कि एक चर्चा चलती है दोनों के कि हर्ष किससे ज्यादा प्यार करता है। पहली बात तो दोनों को क्या है कि ये बात शर्त लगानी नहीं चाहिए, दोनों का रिश्ता ही अलग अलग है। एक का भाई है, एक का पति है, तो प्यार तो दोनों से ही करेगा, लेकिन दोनों से अलग अलग तरीके का प्यार होगा, है ना। लेकिन भाई साहब महिला है, जिद्दी कर ले। हाँ, जब पुरानी चीजें अपन पढ़ते हैं तो कहें पार्वती ने भी जिद कर ली थी, शिव जी रोड पे आ गए थे, रोड पे ला दिया था ना। तो वही बात है, जिद्दी थी दोनों की, जिद चल नहीं। तो वो कह रही है मेरे से ज्यादा प्यार कर रहा है, वो कह रही है मेरे से ज्यादा। चलो क्या इसका पता लगाते हैं अपन दोनों, पूरा कॉन्फिडेंस अपने कि पता कैसे लगाएंगे कि जिसका मटका पहले उतार देगा उसी से वो क्या करता है, प्यार ज्यादा कर। मटका हमेशा हर्ष जीण का अपनी बहन का, क्योंकि वो छोटी थी ना, इसलिए उसी का मटका पहले उतारता था। अब उस दिन हो सकता है कि पहले समझा दिया होगा हर्ष को,
हर्ष की पत्नी ने, भाई तुम मटका हमेशा हमेशा तेरी बहन का ही उतारता है, अगर आज मेरा नहीं उतारा तो खैर नहीं है। हर्ष ने कहा क्या बात करी, आज तेरा उतार दें, कौन सी जीण नाराज हो रही। अब ये पता नहीं कि उनके ये आज प्लानिंग करने वाली है कोई बड़ी। दोनों जैसे ही घर में पहुंचती है, यानी जीन को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मटका हमेशा अपना ही उतारा जाता है, कि हाँ भाभी ये अभी पता चल जाएगा, अभी देख किससे प्यार ज्यादा कर। अब उस दिन क्या हुआ कि उसने मटका अपनी पत्नी का, हर्ष ने किसका उतार दिया, अपनी पत्नी। ये लो साहब, छोटी भी थी और वो वास्तविकता भी आ गई। इसका मतलब भाई साहब हमसे तो दिखावा ही करते हैं, असली प्यार तो अपनी लुगाई से ही करते हैं। और जीण ने वही मटके पटक दी और गुस्से में आग बबूला हो गई और शब्द निकला, भाई भौजाई किसी के नहीं होते। ये शब्द वहीं से शुरू हुआ है, भाई भौजाई किसी के। जब घर में लड़ाई होती है ननद भौजाइयों के बीच, विशेष रूप से रक्षाबंधन पे देख लिया करो, लेन देन को लेके काफी लड़ाइयां होती है, आदमी तो साइड में हो जाता है। उस समय ननद भौजाई आपस में लड़ती है लेन देन को लेकर। वो पहले राखी लेके आती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बांधने के बाद जब लेन देन का मामला आता है ना, तब वो फेंकती है एक दूसरे, ये ऐसा कपड़ा है, ये लेके जाऊंगी, खैर वो, फिर देखो मजे आप ना। देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे होते हैं घर पे। हाँ, तो ये सारी जो तो शुरू से रही है ये बातें। अब दोनों, यानी वहीं से ये बात शुरू होगी। जैसे आपको पता है कि रावण के जब तीर लग गया था, मृत्यु शैया पर था, तो रावण के मुंह से निकला था कि अब भाई भाई का नहीं, ये निकला बताते हैं। तो उसके बाद में सबसे ज्यादा गांव में देख लो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। और जब जीन ने ये कहते हैं भाई भाई भौजाई किसी के नहीं है, तब ननद भौजाइयां आपस में लड़ती रहती है, थोड़े दिन ही बनती है शुरू शुरू में, 2-4-5 शादी के 2-4-5 महीने। उसके बाद में भाभी सबसे पहले यही करती है, इस ननद को कब निकाला जाए यहाँ से, इसकी शादी कब की जाए। वो भी किसी की भाभी तो होती है आगे चल करके, चलती है परंपरा। तो अब क्या कि जीन एकदम से हताश हो गई और जीन को सांसारिकता से मोह भंग हो गया। किससे मोह भंग हो गया? सांस। और जीण ने क्या है, ग्रह मौका दे करके ग्रह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। और आध्यात्मिकता कि भगवान की भक्ति करेंगे, कुछ नहीं पड़ा सांसारिकता में। और कुछ होना होता है तो ऐसे होता है, चमत्कार वाली बातें हैं। और ये जो चूरू चूरू से झुंझुनू पहुंचते हुए, यानी ये पहुंच गए सीकर। और सीकर में एक गांव है जीणवास। अब तो जीण माता खुद ही गांव बस गया, जीणवास है और रलावता। इन दोनों गांवों के बीच में पहाड़ियां थी। उन्हीं पहाड़ियों में शक्ति की देवी दुर्गा की उपासना शुरू कर दी। किसने? जीण। भक्तिमय हो गई, पूजा पाठ करे। पीछे से जब हर्ष को पता चला तो हर्ष जीण को ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच जाता है उन्हीं पहाड़ियों के पास, और जीण को खूब मनाने का प्रयास किया कि तू चल किसी भी तरीके से। तो जीण मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि नहीं नहीं भाई साहब हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ, तुम आराम से रहो, अब हम नहीं जाएंगे। खूब इतना प्रयास किया, नहीं माने। तो उन्हीं जीणवास वाली जो पहाड़ियां हैं उससे आगे वापस चूरू की तरफ रवाना होता है हर्ष। तो सीकर के पास में अब तो गांव बस गया इनके नाम से, हर्ष गांव है, आंतड़ी हर्ष। इस गांव के पास आते आते इनका भी मोह भंग हो गया। किसका? हर्ष का। इन्होंने इस पहाड़ी के ऊपर जाकर के भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। किसकी आराधना शुरू कर दी? शिव। और वहां पर आज भी 10वीं सदी का प्राचीन शिवजी का मंदिर है, शिवालय है। अब दोनों यहां बहन जो घाटी है उसमें बहन पूजा कर रही है, ऊंची जो 10 किलोमीटर दूर है हर्ष की पहाड़ी, और सीकर शहर के पास ही आ जाती है। तो वहां पर भगवान शिव की आराधना शुरू। पीछे वो भाभी अकेली रह गई। हाँ,
दोनों बहन भाई वापस नहीं है तो चिंता तो होगी ना। वो भी घर छोड़ करके इनको दोनों को ढूंढने के लिए आती है। आती है तो पहले रास्ते में शिव जी की पूजा आराधना में लगे हुए कौन थे? हर्ष। हाँ, इनको क्या है ये, हम घर पे अकेले ही हैं अभी, है ना। तो कहा कि भाई देख कोई बात नहीं है, पहले तेरी ननद को मना के लिया, मैं चलने के लिए तैयार हूं। नहीं, वो नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊं। कि उसने कहा अभी मना लाती हूँ, क्या दिक्कत। वो आगे उसका एड्रेस बता दिया जीण का, वहां तक पहुंचती है। और ननद ने खूब जीण को मनाने का प्रयास किया, नहीं मानी। यहां पर भी दोनों आपस में लड़ने लगी। तो फिर भाभी ने गुस्से में आके कह दिया, अगर ननद तू नहीं जा रही ना तो मैं भी नहीं जा रही, तेरे सिर पे जाके बैठ रही हूं, देखिए यहां उधर पहाड़ी है ऊपर, उसी पहाड़ी पर उस भाभी ने पूजा आराधना शुरू कर दी। पूरा परिवार ही हो गया भक्ति में। जहां भाभी ने पूजा आराधना की है वहां पर मंदिर है काजल शिखर। कौन सा है? काजल शिखर। ये तीनों जो एक ही जो शिखर की जो हर्ष की पहाड़ी आती है, यहां पर जीण माता का वर्ष में 2 बार मेला लगता है। नवरात्रे आने वाले हैं ना, बहुत बड़ा मेला लगता है। यहां हर्ष के कम ही जाते हैं, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां पवन चक्कियां भी है, हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर भी है। इस शिवजी वाले मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, खंडित कर दिया था। ऊंचा मंदिर था। तो अब यानी जो ऊंचा मंदिर है, यानी उसको खंडित करवाने का काम है, यानी वो किसने किया था? औरंगजेब। ये शिवालय है। यहां पवन चक्कियां, पवन ऊर्जा भी है। 10वीं सदी का मंदिर है। यहां पर जैसे ये नंदी है और ये आगे मंदिर था, पूरे को खंडित, एक एक प्रतिमाओं को खंडित कर दिया, सारा काट करके। यानी इसमें सीमेंट का, चूने का उपयोग, सीमेंट तो खैर थी नहीं उस समय, चूने का उपयोग नहीं, पत्थरों को ही काट करके तराश के बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। और इस पूरे को तोड़ने का काम किसने किया? औरंगजेब की सेना ने। अब कहते हैं कि औरंगजेब क्या है कि हिंदू देवी देवताओं का घोर विरोधी था, लेकिन औरंगजेब ने मस्जिदें भी तोड़ी। तो इतिहास तो अपन लिखने वाले हैं, जैसा लिखवाया जाता है वैसा। मस्जिदें भी तोड़ी और जो है, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं का, अल्लाह का जो भी है, उनका विरोधी नहीं था, लोग भक्ति में ज्यादा लीन हो गए थे, इसलिए कह रहा था कि काम करो। ऐसा उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं, कुछ मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये भी हो सकता है। अब जैसे मंदिर, इसको पूरे को तहस नहस तोड़ दिया। यहां पर ये लाल ध्वजा आपको दिख रही है, ये यहां पर दिख रही है, यहां भैरू जी का मंदिर है। नीचे जाते हैं लोग, जड़ूला उतारने के लिए जाते हैं। जड़ूला जानते हो? चूड़ाक्रम संस्कार। हाँ, तो वो यहां पर उतारने के लिए लोग जाए। बलि भी पहले चढ़ती थी, अब तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर जाकर के जाना पड़ता। बहुत सुंदर जगह है, छोटी, माउंट आबू से भी सुंदर है ये जगह। उससे भी क्या मानी गई है इसको? यह सुंदर जगह। पवन चकिया यहां पर है। यह हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर अपन देखेंगे यहीं पर है। कई बार तो आप जाते हैं तो बादल भी नीचे रहते हैं इससे। ये पार्किंग का जो एरिया आता है, इसमें इतनी जगह है। सेल्फी पॉइंट बनाए गए, यहां पर भी आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां। हाँ, क्योंकि वो तो अब जैसे बादल वगैरह है, यानी यहां से बिल्कुल क्या रहते हैं, ये नीचे रहते हैं। हालांकि इसका डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो सकता कि ये वन विभाग की जमीन है ना। और वन विभाग है और इसके साथ राज्य सरकार दोनों की है, इसलिए वन विभाग यहां पर डेवलप नहीं। ये देखो बादल इससे क्या रहते हैं, ये नीचे रहते हैं। उस समय की जो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, यार क्या कर दिया रे। आजकल क्या है, डॉक्टर ले लाओ तो मजे लेने लग गया तुम पूरे। चाहे जैसे ही कर रहा, कोई बात नहीं, समय बड़ा बलवान है। सुबह नींद तो तेरी उड़ती नहीं है। अभी सोने की उम्र भी हमारी तरह, बूढ़ा हो जाएगा तो अपने आप ही नींद नहीं आएगी, बात है ना।
तो ये जो पवन सखियां, ये यहीं का जो खंडित शिव जी का क्या है मंदिर, पूजा आराधना नहीं होती थी इस मंदिर। यहां तो एक पंडा बैठता था, पंडित जी अभी भी बैठते हैं, जो जैसे भी लोग जाते हैं तिलक विलक लगाते हैं, कुछ लोग चढ़ावा चढ़ाए। इसमें नहीं होती थी यहां वाले, इसमें तो होती है हर्षनाथ वाले में, बेरुजिया मंदिर, ये बेसमेंट, इसमें नहीं होती थी, अब भी होने लग गई इधर। हाँ, पहले मेरा इरादा था हमको यार यहाँ अपन थोड़े और बूढ़े हो जाएंगे ना, तब जाकर के आराम से पूजा पाठ करेंगे यहाँ जाकर के, लेकिन वो तो पता नहीं हमारा, हम तो जहाँ प्लानिंग बनाते हैं वहां बाद में लोग पहले पहुंच जाते हैं। अभी मैं पीछे दीपावली पे गया था, तो यहाँ तो भाई साहब शिवलिंग लगा करके लोग पूजा पाठ कर रहे थे। अरे मैंने कहा सारी प्रतिमाएं खंडित है, यहाँ कैसे? कि नहीं नहीं, एक प्रतिमा सही है इसलिए हम कर रहे हूं। यार इतने दिन तक लोगों को पता ही नहीं चला, सालों साल हो गए, आपको पता कि नहीं नहीं एक है। मेरे सामने देखते देखते जो लोग आ रहे थे, वो पुराना मंदिर होता है, ज्यादा आस्था होती है, तिलक लगा रहे थे, चढ़ावा चढ़ा रहे थे। मैं भी देख रहा था, वो देखो भाई अपने वाला मामला थोड़ा सा हो गया, अब तो दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। आजकल पूजा पाठ शुरू हो गया यहाँ पर, वैसे खंडित में करते नहीं है ना, यहाँ शुरू हो गया, आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। यहां से मंदिर को तोड़ने के बाद औरंगजेब की सेना कहते हैं कि जीण माता का जो मंदिर है यानी वहां पहुंचती है, और जैसे ही जीण माता के मंदिर के पास पहुंचती है तो वहां से जो मधुमक्खियां हैं वो छिड़ जाती है। जो जैन माता की सेना भी मान है, ये इस चीज को मान्यता दे रखी है उधर। आज भी जैसे मानते हैं लोग, जैसे घर में काम कर रहे हैं और जैसे पशुओं का बाड़ा, वहां पर मधुमक्खियां आकर के बैठ गई तो काम तो कर ही नहीं सकते। तो लोग कहते हैं जीण माता का हाथ जोड़ के, हे जीण माता इनको बुला ले तेरी सेना को, तो हम कढ़ाई निकाल देंगे। कढ़ाई का मतलब जानते? जो गुलगुला शक्करपारा जो बनाते हैं तेल जला करके पकौड़ी टाइप है वो, और एक्चुअल में 1 या 2 दिन में मधुमक्खियां वहां से चली जाती। ये वास्तविकता है। कई लोग पावा या बोतल बोल देते कि वो चढ़ाते, हालांकि जीण माता के नहीं चढ़ती है, साइड में वो दूसरे माध्यम निकाल लेते हैं लोग। हाँ, पीने मतलब इतना, ये देखे ना आप, बहुत ज्यादा गहराई से आप जाकर के देखोगे तो आप भी देखोगे यार ये क्या हो रहा है वास्तव में। देवता कभी ये चीजें लेने के होते हैं यार, ये तो अपने ऊपर, लेकिन बना दिया लोगों ने, बना दिया देवता बांट लिए नहीं अलग अलग, जिसको जिस चीज की जरूरत है उस चीज को, कि भैरू जी है कि नहीं वो तो बकरा चढ़ेगा उनके, तो जिनको खाना है वो भैरू जी के नाम से राजी कर लेंगे, वही पीना है वो भवानी जी के नाम से कर लेंगे ना। तो वो सबका अलग अलग जो सिस्टम है उस तरीके का बना दिया है। अब यहां जैसे ही पहुंचती है सेना और जीण माता के दरवाजे पर जैसे तलवार लगाती, उसी समय मधुमक्खियां अटैक कर देती। औरंगजेब की सेना को मधुमक्खियों ने डंस डंस करके सबकी बॉडी बना दी शानदार। फिर कहते हैं कि औरंगजेब ने पीछा छुड़ाने के लिए ये कहा कि हे जीण माता हमें माफ कर दे, तेरी अखंड ज्योति जलती रहेगी। मुगल दरबार जब तक था तब तक यहां पर सवामण तेल आता था। अभी यहां तुम्हें थोड़े दिन बाद में घी का दीपक जलवाएंगे, घी ऐसा कुछ नहीं है, यानी तेल के ही दिए जोए जाते हैं। हाँ, कई गुरुजी आपको घी के पीपा वगैरह मंगवाएंगे, वो मेरे को पता है। हाँ, तो वो ले लेना, तो उस समय कोई खास हुआ, ये कोई एग्जाम में नहीं आने के बाद, लेकिन तेल की ही मान्यता है यहाँ पर। कई लोग होंगे भी शायद आस पास के इसमें, जैसे मैंने कहानी आपको पता है, जैसे वो मधुमक्खियों वाली बताई, जैसे किसी के घर में जाके बैठ जाते हैं, इनको पता है सारा का सारा, वहां पर हाथ ही जोड़ते हैं, तो वो मधुमक्खियां 1-2 दिन में क्या है, गरीबों की देवी है, ये श्योर है। खाटू श्याम जी यहां से 20-25 किलोमीटर दूरी है। दोनों के कल्चर में अंतर मिलेगा, दोनों ही लक्खी मेले हैं ये, दोनों की कल्चर में वो खाटू श्याम जी के सारे पैसे वाले लोग आते हैं। अब तो आजकल तो भक्ति आंदोलन चल गया, सारे आने लग गए, लेकिन पहले शुरू में खाटू श्याम जी के पैसे वाले लोग ही आते थे। इनोवा, लीजेंडर, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती थी वो लोग ही आते थे, और पैसे वालों को देखते ही पता चल जाता वो मोटे बहुत होते हैं, उनसे चला भी नहीं जाता, इनोवा से उतरते ही वैसे चलते हैं। बाबा ने पैसे वालों को ही पैसे दिए सबसे ज्यादा, और जीण माता के गरीब सबसे ज्यादा आते हैं। वीआईपी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, कमांडर गाड़ी 5 फाटक वाली, पर्दे फटे हुए हैं। आज सवारी बैठने की कैपेसिटी है 10 आदमियों की, बैठे 22, और झुंझे बजा रहे हैं, कहीं भी डांस कर रहे हैं, कुछ भी। गरीब है, मतलब गरीबों की देवी मानते हैं जी, है ना।
तो ये वो ऐसी कल्चर मिलेगी वहां पर आपको ना। अब ये जीण माता है कि यानी इनका जो वो पूरी सेना को यानी पीछे लग गई मक्खियां, और जैसे अखंड ज्योति का नाम लिया मक्खियां क्या हो गई, पीछे हो हट गई पीछे, है ना। आज भी यहां पर क्या है, अखंड ज्योति एनी टाइम चालू ही रहती है। और जीण माता खुद एक का है, गांव बस गया। हालांकि जो यहां पर पंडित हैं, पंडितों के जो बच्चे हैं वो पढ़ते ज्यादा नहीं है, 10वीं पास ही नहीं करते हैं, वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चढ़ावा वगैरह और खूब सारा, तो इतना अच्छा चल रहा है मंदिर, बहुत शानदार तरीके से। कई बार मैं कहता भी और पढ़ लिया करो, कि हाँ हाँ पढ़ लेंगे, वही बात है ना। पढ़ते पढ़ते कमी है बच्चे, स्कूल वगैरह अच्छी है वैसे, जगह बहुत है। इस पर हमने सर्वे किया था, पूरा का पूरा एक सर्वेक्षण था, प्रोजेक्ट फाइल जमा करवाई थी उसमें। तो ये जो जीण माता, अब कहते हैं जीण माता के जाने के बाद काजल सीकर 400-500 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। इधर से सीधे भी आ जाते हैं, इधर से घूम के सड़क जाती है, जो हर्ष जाते हैं इधर घूम करके। यहां जीण माता के जाने के बाद अगर आप काजल सीकर नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, पूरी हो ही नहीं पाएगी। जीण, हाँ, काजल शिखर जाकर के यहां काजल तैयार होता है, आंखों में काजल लगाना होता है, और फिर जीण माता की तरफ ध्यान लगा करके मन्नत मांगी जाती है। अगर एकाग्रचित होकर के तुम मन्नत मांगोगे ना, तो आपकी मन्नत भी क्या होती है, पूरी होती है। अन्यथा वो मन्नत पूरी नहीं होती, एकाग्रचित होना पड़ता है। हाँ, कि हे जीण माता, थर्ड ग्रेड में बिठा देना मामला, लेकिन तुम कह दो पहले पहले रीट भी करवा देना, और फिर पुलिस वाली आ रही है उसमें भी लगा देना है, पटवारी का भी देख लेना जीण माता। हाँ, आरएस वाली भी देने जा रहा हूं 1 तारीख को, है ना। उसमें तो जीण माता खुद ही कंफ्यूज हो जाती है। और चलते चलते पास से कोई लड़की गुजर रही है तो इधर भी देख लेना। अरे एक चीज मांगी आप, वास्तव में पूरी होती है मन्नत। तुम में से कईयों की शायद कुलदेवी भी होगी, कितने लोगों की? हाँ, आपके जैसे कुलदेवी, तो ये लोग जाते भी हैं, मन्नतें होती है, पूरी भी होती है शायद। तो ये जीण, तो काजल शिखर जाओगे तो ही आपकी क्या होती है, मन्नतें पूरी होती है। और काजल, इसके बाद यहां से आगे जाओगे तो एक गांव आता है रेवासा, जिसको रेवासा धाम कहते हैं। रेवासा खारे पानी की क्या है झील, वहां पर भी खूब सारे जैन मंदिर वगैरह कई बने, ये पूरा रेवासा का क्षेत्र आता है। ये यहां पर क्या है झील, ये पहाड़ियां हैं। रेवासा धाम भी है, रेवासा खारे पानी की झील, जहां पर नमक भी तैयार होता है। ये नमक ऐसे कट्टू में बंद करके ये क्यारी यहां बना करके पानी भर लेते हैं और नमक तैयार करते हैं। तो ये रेवासा, ये सब कहां पर है, यानी सीकर में कौन सी पहाड़ी आती है, हर्ष की। तो लिखिए आप, सीकर में हर्ष की पहाड़ी, सीकर में हर्ष की पहाड़ी। इस पहाड़ी पर ही पवन ऊर्जा परियोजना है। यहां प्राचीन खंडित शिवजी का मंदिर, कोष्टक में 10वीं सदी लिख लेना, प्राचीन खंडित शिवजी का मंदिर। हर्षनाथ बैरू जी का मंदिर ही, हर्षनाथ बैरू जी का मंदिर। जीण माता का मंदिर ही, काजल शिखर ही, रेवासा धाम, रेवासा धाम, और रेवासा खारे पानी की झील है। रेवासा खारे पानी की झीलें है।
एवासा कौन से पानी की झील होगी? खारे। अभी आगे अपन देखें नीम का थाना में कौन सी पहाड़ियां आती है? उदयपुर वाटी की। पहले सीकर का ही भाग था। हाँ, उदयपुर वाटी की पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों में शाकंभरी माता का मंदिर है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान लोहागढ़जी, जिसको आप लोहारगढ़ लिखते हैं। एक्चुअल में इसका नाम था लोहागल। महाभारत काल से जोड़ा जाता है इसको, कि जब वे पांडु अज्ञातवास में थे और फिर उन पे जो बेड़ियां डाल दी गई थी, सांकड़ थी, जंजीर थी, उनसे बांध दिया गया था। उन जंजीरों को उन्होंने एक तालाब में डाल दी थी और उसी तालाब में वो जंजीरें क्या हो गई थी? गड़ गई थी। इसलिए उस जगह का नाम हो गया लोहागल। उसी को लोगों ने क्या कर दिया? लोहारगढ़। यहां के लोग हैं, लोग लोहागढ़जी बोलते हैं, नाम ही आपको लोहागढ़जी मिलेगा। पवित्र स्थान है, यानी यहां से लोग कावड़ भी लेके आते हैं। प्राचीन सूर्य मंदिर, जो आपको गणेश्वर सभ्यता के अवशेष यही है। तो शाकंभरी माता का मंदिर है। लोहागढ़जी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। यहां पर कोट बांध भी, इसके साथ में यहां सूर्य कुंड, पुराना जो सूर्य कुंड है, एक नाग कुंड भी आता है। ये शाकंभरी वाली पहाड़ी, इनकी परिक्रमा करते हैं सावन के महीने में। वो 24 कोसीय परिक्रमा होती है। इस कुंड में हर साल कोई ना कोई डूब के मर जाता है, तो कहते हैं भगवान बक लेता है। मैंने देखा इसको, तो एक्चुअल में ये कुंड इस तरीके से बना हुआ है। तो लोग क्या है कि जैसे ये पानी से भरा हुआ है ऐसे, तो इसमें यहां से छलांग लगे कूदते, तैरते तैरते ऐसे जाते हैं। अब वो यहां इस चट्टान के नीचे फंस जाते हैं, घूमा नहीं जाता उनसे, तो वो फटफटाट करके डूब जाते हैं। आप एक्चुअली ये चट्टान इस तरीके से अंदर घुसी हुई है, तो उनसे घुमा नहीं जाता है, इसलिए वो डूब के मर जाते हैं। इसका कारण ये था। तो इनकी जो परिक्रमा होती है, यानी वो कितने कोस की होती है? 24 कोस है, यानी इसकी जो परिक्रमा है ये। तो ये पूरा का पूरा जो भाग, ये शाकंभरी की जो पहाड़ियां है। आजकल तो थोड़ा सा इसको टूरिज्म पैलेस, कंजर्वेशन रिजर्व में भी आता है शाकंभरी, ध्यान रखना। ये लोग जो पैदल रास्ता है, यानी इससे क्या करते हैं? 24 कोस की परिक्रमा करते हैं। ये लोहागढ़जी प्रधान जो सूर्य मंदिर आप देख रहे हो यहां पर, यहां से कावड़ वगैरह है लेकर के आते हैं। तो ये पूरा लोहागढ़जी का जो क्षेत्र आता है, यानी इसी। तो अगला एक आप लिखिएगा, नीम का थाना। नीम का थाना में उदयपुर वाटी की पहाड़ियां हैं। उदयपुर वाटी की पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों में, इन्हीं पहाड़ियों में शाकंभरी माता का मंदिर, इन्हीं पहाड़ियों में शाकंभरी माता का मंदिर। हिंदुओं का तीर्थ स्थान लोहागढ़जी, हिंदुओं का तीर्थ स्थान लोहागढ़जी। कोट बांध हिंदुओं का तीर्थ स्थान है लोहागढ़जी। कोट बांध, हाँ कोट बांध, नागकुंड, नागकुंड, प्राचीन या प्रधान सूर्य मंदिर, प्रधान सूर्य मंदिर है। इनकी 24 कोसीय परिक्रमा होती है।
इनकी 24 कोसीय परिक्रमा होती है। सभी आते हैं इसमें, सारी चीजें आ जाते हैं। कोटबान साइड में रह जाता है, ये नागकुंड भी आता है, शाकंभरी, मूलतः शाकंभरी और लोहागर है। लोहागर में कौन सा आता है? सूर्य मंदिर आता है। इनकी 24 कोसीय परिक्रमा होती है। तो ये मूल इसमें जो शाकंभरी है कंजर्वेशन रिजर्व है। कौन सा आता है? यही कंजर्वेशन है, रिजर्व है, यानी इसमें शामिल। अब अलवर, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? उदय। और इन्हीं उदयनाथ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या हो गया? रूपा रेल। तो लिखो अलवर में, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। अलवर में कौन सी पहाड़ियां हैं? उदयनाथ की पहाड़ी। इन पहाड़ियों से रूपा रेल नदी निकलती। हाँ, रूपा रेल नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है? रूपा रेल। अब देखो इसके प्रमुख शिखर कौन कौन से आते हैं? प्रमुख पर्वत शिखर, तो प्रमुख पर्वत शिखर है इसमें जैसे रघुनाथगढ़, ये कहां पर है? शिखर, सर्वोच्च शिखर यही है इस बाग का, रघुनाथगढ़ शिखर। और इसके बाद खो जयपुर ग्रामीण। जयपुर शहर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कोई पहाड़ी नहीं है शहर में था। सारी जितने भी ये गन्नारगढ़, आमेर वगैरह ये सारे आ रहे हैं ना, सारे किस में आते हैं? ग्रामीण में आते हैं। तो जयपुर का ये 920 मीटर है। बेराज, अलवर 792 मीटर। बरवाड़ है जो बब्बाई, नीम का थाना, पहले झुंझुनू लिखते थे, अब नीम का थाना लिखेंगे। 780 मीटर। वैसे एक इससे पहले आप बरवाड़ा लिख लेना, जो जयपुर ग्रामीण में है। सात सौ छियासी मीटर। बिलाली, कोटपुतली बैरोड, 775 मीटर। मनोरपुर, जयपुर ग्रामीण है, 747 मीटर। बेराट, जयपुर ग्रामीण 704 मीटर। ये कोटपुतली बैरोड में नहीं आता है ना। हाँ, विराटनगर जयपुर ग्रामीण में भी है, कोटपुतली बैरोड में है, जो ये है उसी क्षेत्र।